Hello everyone, welcome to my class. लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्लास में हम मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? सबसे पहले इस शब्द में मैं आपसे बात करूंगी। प्रकृति मतलब किसी का स्वभाव। जैसे मानव की भी प्रकृति है, हमारा भी एक स्वभाव है, हम मानव है ना, हमारा भी एक स्वभाव है कि हम कैसे हैं। तो इसी तरह से भाषा का भी स्वभाव है और भाषा के स्वभाव, नेचर, प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारे बिंदु हैं जो आते हैं या वो बिंदु प्रकट करते हैं नेचर को, लैंग्वेज के नेचर को। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। ये जो नेचर ऑफ लैंग्वेज हमारा टॉपिक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये आज हमारा पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ यहाँ पे 7 बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिन पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, या हम इनको डिटेल्ड में जानेंगे कि ये बिंदु क्या कहना चाहते हैं और इसके बाद इससे आगे के बिंदु हम हमारे पार्ट 2 में यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ लैंग्वेज में फर्स्ट जो हमारा बिंदु है जो इसकी प्रकृति को बताता है वो ये है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है से मतलब क्या हुआ? पैतृक संपत्ति क्या होती है? जो हमें हमारे पेरेंट्स से एज इट इज मिल जाती है। हमारे पेरेंट्स अपने जीवन में जो कुछ भी प्रॉपर्टी, संपत्ति का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी वो गेन करते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर वो अर्न करते हैं, ठीक है, अर्न भी करते हैं, वो जो कुछ भी कमाते हैं, खरीदते हैं, वो एज इट इज हमें मिल जाती है। इसी तरह से ये जो भाषा है वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि इसे बच्चा पैतृक संपत्ति की तरह अपने माता पिता से नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? अब ये सुन लीजिए। अब यहाँ पे ये जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है वो हमारे बिना किसी प्रयास के हमारे माता पिता से हमें मिल जाती है। ऐसा ही होता है ना, हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, हमारे माता पिता का जो भी उनका धन है, दौलत है, उनकी संपत्ति है, वो सभी एज इट इज हमारे बिना किसी प्रयास के हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन भाषा को हमें इस तरह से प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें खुद से सीखना पड़ता है। पैतृक संपत्ति की तरह बिना प्रयास के किसी भी भाषा को सीखा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे हम खुद से, अपने से प्रयास करके सीखते हैं। इसके लिए हमें खुद को लेबर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। अब इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। बच्चा जिस परिवार में रहता है वो उसी की भाषा को सीखता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई बच्चा एडॉप्ट किया जाता है, गोद लिया जाता है। कोई पंजाबी परिवार में, किसी पंजाबी परिवार में उसको गोद लिया गया है और वो पहले किसी राजस्थानी जो है वो फैमिली से था, यानी उसकी जो भाषा थी, जो उसके पेरेंट्स बोलते थे, कौन से पेरेंट्स? जेनेटिक पेरेंट्स जो उसके हैं, जिन्होंने उसे जन्म दिया है, वो बच्चे के पेरेंट्स मान लीजिए घर में कोई राजस्थानी भाषा और उसके अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं, बागड़ी भाषा हो गई मान लीजिए, वो बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो अब पैदा होते ही बच्चे को एक पंजाबी परिवार ने एडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है। अब क्या होगा? तो अब यहाँ पे वो बालक कौन सी भाषा सीखेगा? क्योंकि वो एक राजस्थानी परिवार से है या उसके घर में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है वो मारवाड़ी भाषा बोलेगा? नहीं बोलेगा वो मारवाड़ी भाषा। वो क्या बोलेगा? वो तो पंजाबी भाषा सीखेगा। उसकी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी भाषा होगी। क्यों? क्योंकि उसने जन्म लेते ही
जो परिवार में वो रहा या जो भाषा उसने सुनी वो कौन सी थी? वो थी पंजाबी भाषा। पंजाबी परिवार में, घर में वो पंजाबी लोग हैं जो पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो वो पंजाबी सीखेगा, भले ही उसको जन्म देने वाले पेरेंट्स मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। तो बच्चे ने क्या किया वहाँ पे? बालक ने क्या किया? बालक ने अपने प्रयास से भाषा को सीखा, ना कि अगर पैतृक संपत्ति के रूप में होता तो फिर ठीक है, तो पैतृक संपत्ति के रूप में तो फिर एज इट इज ही मिल जाएगा ना। नहीं, ये वो क्या करेगा? इसको वो सीखेगा खुद के प्रयास से। जैसा माहौल बनेगा वैसा ही उसको सीखना पड़ेगा, भाषा उसी भाषा को सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसी का ही एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय मूल के जो लोग हैं वो रहते हैं, मान लीजिए कनाडा में बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ से पंजाब से हमारे, तो यहाँ पे वहाँ पे रहते हुए जब वो दंपत्ति, कोई भारतीय मूल दंपत्ति है, यानी दंपत्ति क्या होता है? हस्बैंड वाइफ, ठीक है, कोई मैरिड कपल है, वो वहाँ पे अगर अपने जो है परिवार को आगे बढ़ाता है, उनके बच्चे का वहाँ जन्म होता है, मान लीजिए कनाडा में होता है, फ्रांस में होता है, अमेरिका में होता है, तो उनका वो बच्चा तो वैसे देखा जाए तो वो भी भारतीय मूल के उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे वो अंग्रेजी भाषा सीखेगा, ना कि वो यहाँ की तरह पंजाबी सीखेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या हैं? पंजाब से हैं। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी बच्चे को 1-2 सालों के लिए, स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं उसके अंदर वो जिस परिवार में रहता है, जिस भी किसी जगह पर रहता है, वो अपने परिवार और उस जिस वातावरण में वो रहता है उसमें जो भाषा होती है ना उसी को ही सीखता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी, जो मैंने आपको भी बताई है, एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाषा पैतृक संपत्ति की तरह बच्चे को एज इट इज नहीं मिलती है। क्या करना पड़ता है फिर? पैतृक संपत्ति की तरह एज इट इज बिना प्रयास के नहीं मिलती, तो इसका मतलब भाषा के लिए हमें क्या करना होता है? भाषा का अर्जन करना होता है। तो भाषा एक फिर कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति अर्थात उसके लिए हमें खुद से प्रयास करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसके लिए कुछ करना नहीं और अपने आप से, जो पेरेंट्स आपके भाषा बोलते हैं वो आपको अपने आप से आ जाएगी। आपके माता पिता मान लीजिए 4-5 भाषाएं जानते हैं, तो बताइए कि आपको भी वो 4-5 आपके पेरेंट्स कहें ये लो, ये हमारी पैतृक संपत्ति, ये मैंने तुम्हारे नाम लिख दी, है ना, लिखा पढ़ी बोलते हैं ना, कि लिखा पढ़ी करा दी है, आपके नाम कर दी है, आज से ये मेरी 4-5 भाषाएं आपकी हो गई हैं। या आपको ये लगे कि मेरे पेरेंट्स को 4 भाषाएं बोलने आती है तो वो तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगी, कह सकते हो ऐसे? नहीं कह सकते, आपको सीखनी पड़ेगी। तो फिर कैसी संपत्ति है वो है आपकी अर्जित संपत्ति, ना कि पैतृक संपत्ति। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु, सामाजिक शब्द की ओर ध्यान दीजिए। मूल शब्द है इसमें समाज धन इक, इक क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, समाज मूल शब्द है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि समाज की वस्तु है, भाषा पूरी तरह से समाज की वस्तु है। तो ये बात बिल्कुल सही है, भाषा पूरी तरह से एक सामाजिक वस्तु ही है। कैसे? क्योंकि भाषा समाज में ही प्रचलित होती है, भाषा को हम समाज से ही सीखते हैं। ये आप देख लेना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब आप पंजाब में चले जाइए, सभी लोग पंजाबी बोलते हैं, मोस्टली लोग पंजाबी बोलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर माहौल आपको पंजाबी भाषा का ही मिलेगा। और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो राजस्थानी परिवार हैं, यानी जो मारवाड़ी परिवार हैं, वो भी पंजाबी ही बोल रहे हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है कि भाषा जो है वो पूरी तरह से समाज पर निर्भर करती है। समाज में आसपास हमारे चारों ओर के वातावरण में जो भाषा बोली जा रही होती है, हम भी उसी को ही सीखते हैं, उसी को ही फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए पंजाब में सब लोग पंजाबी बोलते हैं, तो वहाँ पे रहने वाला कोई राजस्थानी परिवार ट्रांसफ़र हो गया या कोई भी कारण हो गया, तो वो क्या करेंगे? घर में तो मान लो जो 4-8 सदस्य हैं वो बोल लेंगे, ठीक है,
वो आपस में अपनी मारवाड़ी भाषा बोल लेंगे, लेकिन जब वो समुदाय में जाएंगे, क्योंकि समाज के बिना तो हमारा बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमें घर से बाहर तो जाना ही होगा ना, समाज के संपर्क में तो आना ही होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, समाज क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो वो समाज का रूप ले लेता है। आप समाज से मतलब कोई और मत निकाल लेना कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे शहर की बात की जाए या पर्टिकुलर किसी एक समूह की बात की जाए तभी समाज की बात हो रही है। नहीं, समाज का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी वजह से एक साथ जुड़े हुए होते हैं, चाहे भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं, चाहे खून के रिश्तों के आधार पर जुड़े होते हैं, चाहे हम ये कह सकते हैं कि वो किसी सोच के आधार पर जुड़े हुए हैं, तो वो समाज ही कहलाता है। और समाज की सबसे छोटी संस्था अगर आपसे पूछी जाती है तो वो होती है परिवार, अर्थात परिवार भी क्या है? समाज है, एक लघु समाज इसको कह सकते हैं, छोटा समाज है, लघु समाज है। तो समाज की सबसे छोटी संस्था परिवार, ठीक है। और इसी तरह से समाज की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो मानव है, क्योंकि मानव ही होता है जिससे समूह का निर्माण होता है। एक मानव होगा, एक से दो, दो से तीन, तभी तो समूह बनेगा और तभी तो समूह से समाज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक वस्तु मैं आपको बता रही हूँ, तो हमारा बिना समाज के अस्तित्व नहीं है। हमें किसी न किसी काम से तो बाहर जाना ही होगा, चाहे हम जॉब पे जा रहे हैं, चाहे हम बिजनेस से जा रहे हैं। बिना समाज के हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो वो जो मारवाड़ी परिवार, राजस्थानी परिवार पंजाब में रह रहा है, तो वो जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर निकलेगा तो बाहर माहौल किस भाषा का है? पंजाबी भाषा का। तो वहाँ पे उन्हें पंजाबी सीखनी या बोलनी ही पड़ेगी। अब हमारे यहाँ से कुछ लोग जैसे दक्षिण भारत वाली साइड जाते हैं, तमिलनाडु वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है तमिल, तेलुगु यही भाषाएं चलती हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे, ठीक है। या तो वो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश तो उनको आती है दक्षिण भारत वालों को, लेकिन हिंदी नहीं आती, हिंदी बहुत कम आती है, आपको भी पता होगा, ठीक है। और ये आगे हमारे सिलेबस में भी आएगा, त्रिभाषा सूत्र हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्यों वो हिंदी को क्यों नहीं सीखते हैं, वो इंग्लिश को क्यों सर्वोपरि मानते हैं, इसके बारे में भी बात होगी। तो इस तरह से सामाजिक वस्तु से मतलब समाज पर निर्भर है भाषा, पूरी तरह से इस भाषा को, जो भी हमारे समाज में चल रहा होता है, जो भी हमारे आसपास के वातावरण में भाषा प्रचलित होती है, हमें वो भाषा सीखनी ही पड़ती है, ठीक है। और सीखनी पढ़ने का भी मतलब नहीं कहूँगी मैं, पढ़ती नहीं लगाऊंगी, मैं ये कहूँगी वो अपने आप ही आ जाती है, वो बच्चों को अपने आप ही आ जाती है। आपको मैंने पहले एग्जाम्पल दिया ना कि बच्चा जन्म के बाद जो जिस भाषा को सुनता है वो अपने आप ही सीख जाता है। तो आपको जो माहौल मिलेगा आप उस भाषा को अपने आप ही आत्मसात कर लोगे। और ये आपने अपने बचपन में किया होगा, या अभी भी किया होगा। आपके अगर कोई फ्रेंड हैं जो किसी दूसरी भाषा को बोलने वाले हैं, घर पे मदर टंग उनकी कोई और है, मातृभाषा कोई और है, तो उनके साथ साथ रह करके कुछ सालों में ही आप उनकी भाषा का कितना कुछ सीख जाते हो। थोड़े टाइम के लिए शाम को मान लीजिए आप रोज अपने फ्रेंड से मिलते हो तो आप उसको ही कैच कर लेते हो। ये इस भाषा, हमारी जो भाषा है उसकी विशेषता है, ठीक है। जैसा समाज मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, मानव वैसे ही सीख जाता है। देखिए आगे, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। अनुकरण क्या होता है? किसी को देख करके सीखना या नकल करना, जिसको हम कहते हैं अनुकरण करना, ठीक है। लेकिन नकल करना एक नेगेटिव मीनिंग है, लेकिन अनुकरण करना एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, ठीक है। ये फर्क है, होता अर्थ तो वही होता है, नकल करना ही होता है। तो भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, अर्थात बालक भाषा को कैसे सीखता है? सुन करके सीखता है। अब इसको आपको समझाने के लिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मान लीजिए बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जन्म के बाद ही बोलने नहीं लगता, ये बात आपको भी पता है। बच्चा क्या करता है? पहले सिर्फ ध्वनियों को सुनता है, सिर्फ सुनता है। कब तक सुनता है? 6 महीने का, 8 महीने का जब तक नहीं होता है तब तक वो केवल ध्वनियों को सुनता ही रहता है। अब वो ध्वनियाँ कैसी होंगी जिसको वो 6-8 महीने का होने पर बोलने लगेगा, या वो वर्ण या वो शब्द कौन से होंगे जो वो बोलेगा? जो कि उसने सुने होंगे वही वो बोलेगा। इसके मैं आपको कुछ अच्छे से रोज दिखने वाले एग्जाम्पल दूंगी। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर फैमिली में कुछ अपने ये कह सकते एकल परिवार में
जो न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे रहते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चा 3 लोग ही हैं, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसके घर में केवल माता और पिता ही उसके संपर्क में आते हैं, छोटे बच्चे के संपर्क में वही दोनों ही रहते हैं, तो वो 6-8 महीने तक उसने क्या सुना, मान लीजिए माता पिता एक दूसरे का नाम लेते हैं, ठीक है, माता पिता एक दूसरे का नाम लेते हैं, नाम से बुलाते हैं। अब उस बच्चे ने 6-8 महीने तक जो सुना, ज़्यादातर जो ध्वनि सुनी, जो शब्द सुने, वो क्या थे, वो दोनों के नाम थे। अब 6-8 महीने के बाद जब बच्चा बोलने लगेगा कुछ वर्ड, तो वहाँ पे ये पूरी तरह से 99% श्योर हूँ मैं कि वो बच्चा दोनों के नाम में से ही कोई बोलेगा, कोई वर्ड बोलेगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए कोई किसी का नाम जो है बहुत ही लंबा है नाम, ठीक है, वो नहीं बोलने वाला, पूरा नाम नहीं बोलेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, ठीक है, वो ही बोलेगा। स्टार्टिंग के वर्ड जो हैं वो उन दोनों के नाम में से ही कुछ होगा, क्योंकि उसने वही सुना है ज़्यादातर, ठीक है। तो जो वो सुनता है ना वही वो बोलता है। इसी तरह से अगर इसके अपोजिट हम देखते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं, मान लीजिए वो बच्चा छोटा है, बहुत बड़ा परिवार है, छोटा है, और इसी के साथ ही, छोटा होने के साथ ही उससे बड़ा जो है एक आधा कोई भाई बहन, उसके 2-3 और बड़े हैं घर में, तो अब वो 2-3 बड़े भाई बहन जो हैं वो मम्मी पापा वर्ड भी यूज़ करते हैं, दादा दादी भी बोलते हैं, बुआ चाचा भी बोलते हैं। तो अब उस बच्चे के चांसेस हैं कि वो इन शब्दों को जो उसने सुने, इतने सारे शब्द 6-8 महीनों में, अब वो बच्चा इनमें से ही कोई शब्द बोलेगा। उसके चांसेस है वो दादा भी बोल सकता है, दादी नहीं बोलेगा, दादा, आ की मात्रा पहले बोलता है। अब क्यों बोलता है, ये मन में सवाल आएगा। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भाषा का विकास भी हमने पढ़ना है, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा जो है वो किस उम्र में बोलना शुरू करता है, पहले क्या बोलता है, पहले कौन सी मात्रा बोलता है, पहले कौन से वर्ण बोलता है, पहले कौन सी ध्वनियाँ बोलता है, वो सब मैं बताऊँगी, ठीक है। तो दादी तो नहीं बोलेगा, आ की मात्रा बोलता है पहले बच्चा, ठीक है। तो दादा बोलेगा, नाना बोल सकता है, या फिर मामा बोल सकता है, पापा बोल सकता है, और ज़्यादातर जो ओष्ठ वर्ण होंगे इनकी ज़्यादा मतलब रहेगी, या तो बच्चा पापा बोलेगा या तो बाबा बोलेगा, इसके चांस हैं, ठीक है। दादा के भी कम चांस हैं, पापा या बाबा बोलने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो ओष्ठ ध्वनियाँ होती है उसको बच्चा जल्दी कैच करता है। होठ हिलते हैं जिन पे, बोल के देखो, पापा बाबा और दादा अलग है तो ओष्ठ ध्वनियाँ जो होती हैं उनको बच्चा जल्दी कैच करता है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम नेचर ऑफ लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, अनुकरण से हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है अनुकरण के द्वारा। तो बस बच्चे ने जो ध्वनियाँ सुनी अपने परिवार के अंदर 6-8 महीने, उसके बाद बच्चा उन्हीं में से किसी ध्वनि को बोलने लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके सामने है, भाषा परंपरागत होती है, व्यक्ति उसे अर्जित कर सकते हैं परंतु उत्पन्न नहीं कर सकते। भाषा परंपरागत होती है, व्यक्ति उसको अर्जित कर सकते हैं परंतु उत्पन्न नहीं कर सकते। आप अपने आप से कोई लैंग्वेज नहीं बना सकते हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ मिल करके क्लास के अंदर क्या करते हो, कोई सांकेतिक शब्द बना लेते हो कि जब ये शब्द बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं, अपने उस फ्रेंड की बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि तुम 4-6 लोग मिल करके किसी लेक्चरर का नाम रख सकते हो, ठीक है, वो वर्ड बोलने पर मतलब उस लेक्चरर की बात हो रही है, या आप अपने टीचर का नाम रख सकते हो। इसके अलावा आपने अपने किसी फ्रेंड को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी उस लैंग्वेज का जो साइन लैंग्वेज आप बना लेते हो, उस साइन लैंग्वेज का कोई मतलब होता है? नहीं होता, ठीक है। वो तो सिर्फ तुम 4-6 लोगों के लिए जिसको उसका मीनिंग पता है, बाकी सबके लिए तो नहीं है ना, वो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगी आपकी लैंग्वेज। वो तो वो 4-6 लोगों के लिए, भाषा का मतलब एक बहुत बड़े समूह के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। तो भाषा जो है वो परंपरागत होती है, परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। परंपरा मतलब रीति रिवाज, हमारी परंपराएं वो क्या होती हैं, वो हमें हमारी पिछली पीढ़ी से एज इट इज मिल जाती है, उसका हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पे ये जो भाषा है वो पूरी तरह से परंपरागत होती है। आप इसको अर्जित तो कर सकते हो लेकिन इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। अब इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। यूएनओ का नाम आप सभी ने सुना है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा जो है। अब यूएनओ में
अपने सदस्य देशों की जो भी भाषाएं थी उन भाषाओं में से कुछ कुछ शब्द लेकर के एक भाषा तैयार की। उस भाषा का नाम था एस्पेरांतो। ठीक है, एस्पेरांतो भाषा तैयार की थी उन्होंने। अब ये जो एस्पेरांतो भाषा थी उसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी थी, विद्वानों की मेहनत लगी थी। ठीक है, विद्वानों की बहुत मेहनत लगी थी और बहुत पैसे भी लगे थे, और लेकिन ये सफल नहीं हुई। रीजन क्या था? ये भाषा की प्रकृति के विपरीत थी। हम भाषा को बना नहीं सकते, कहने का मतलब समझ आ गया। उन्होंने भाषा को बनाया था। जो भी सदस्य देश थे उन्होंने उनकी भाषाओं में से कुछ कुछ शब्द लेकर के एक नई भाषा बनाई जिसका नाम था एस्पेरांतो। लेकिन ये सफल नहीं हुई। सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये भाषा की प्रकृति के विपरीत थी। क्योंकि आप भाषा को अर्जित तो कर सकते हो लेकिन भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, उत्पन्न, इन्होंने उत्पन्न किया था तो भी ये सफल नहीं हुई। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे है भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है। आप देखिए, एक वाक्य है कि 4 कोस पर पानी बदल जाता है और 8 कोस पर वाणी बदल जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है भाषा जो है वो परिवर्तित होती जाती है। स्थान के आधार पर, समय के आधार पर भाषा में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। भाषा जो है वो गतिशील होती है। एक तो जैसे ही स्थान बदलता है, हर एक स्थान की अपनी अपनी भाषा है, हर एक जो है वो क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। इसी के साथ ही परिवर्तन की अगर बात करें तो पहले जैसे हिंदी थी वो बिल्कुल शुद्ध थी। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध थी। अगर हिंदी की ही बात करूँ, बिल्कुल शुद्ध थी। अब हम जो हिंदी बोलते हैं वो एकदम खिचड़ी है। हम क्या करते हैं, अभी हम इंग्लिश के भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, अभी इससे पहले वाली लाइन पे जाओ, इंग्लिश के भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब मैं हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ, हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला, वर्ड इंग्लिश का था। ठीक है, वर्ड शब्द लिया मैंने, जैसे वर्ड बोला, यूज़ बोला, तो यहाँ पे क्या, खिचड़ी। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि भाषा जो है वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उसमें नई नई भाषाओं के शब्द आते रहते हैं। जैसे हिंदी में उर्दू के शब्द भी हैं, अरबी भी हैं, फारसी भी हैं, सारे हैं ना। तो इसी तरह से भाषा क्या है, गतिशील भी है और परिवर्तनशील भी है। और फिर क्षेत्र के आधार पर तो वैसे भी इसमें परिवर्तन आता ही है। फिर देखिए, भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। ये तो बस वो जो डेफिनेशन मीनिंग पढ़ाया था ना, वही वाला पॉइंट हो गया। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। किसकी? अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। हमारे मन के जो भी भाव होते हैं, हमें जो लगता है, हम जो महसूस करते हैं, हम उसको बोल करके सामने वाले के सामने प्रकट कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। अर्थात ये मन के विचारों या भावों को दिखाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे अच्छा कोई माध्यम है ही नहीं कि हम अपने मन की बात कर सकें। ये भाषा ही है जिसके चलते हुए हम सारा दिन बोल बोल करके अपनी जो स्ट्रेस है वो निकालते रहते हैं और मेंटली रिलैक्स्ड रहते हैं। ठीक है, अगर इसको चेक करना हो ना, तो कोई व्यक्ति जो किसी घटना के कारण गूंगा हो गया है, बोल नहीं सकता है, पहले बोल सकता था, बोल नहीं सकता है, उसकी व्यथा को देखना कि हमारे पास जो ये भाषा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम जो ये बोल पाते हैं, जो हमारा वाक तंत्र काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो व्यक्ति जो पहले बोल सकता था और अब नहीं बोल सकता है, किसी भी कारण से नहीं बोल पा रहा है, मान लीजिए पैरालिसिस वगैरह हो गया है जिसके कारण आवाज़ चली गई है या कुछ भी है, तो आप उसको देखा करो, वो बेचारा कितना परेशान होता है, कितना स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है। ठीक है, चलो, तो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो ये आज की क्लास में नेचर ऑफ लैंग्वेज में मैंने आपको 7 पॉइंट्स करवा दिए हैं। मैंने बोला है पार्ट 2 भी आएगा, तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ना है हमने। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के पॉइंट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। एक्सपेक्ट करती हूँ ऐसा मैं अपने आप से अपने आप से कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा या फिर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। ये ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी खुद से आपसे तो है ही सही, आपसे तो ये है कि आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर आज की क्लास में इतना ही।
आपने पढ़ना है, पॉइंट्स को नोट करना है, कुछ नहीं समझ में आए तो कांटेक्ट करके पूछना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।